अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। मोहतरम मोहम्मद अहमद साहब, मोहतरम कासिम रसूल इलियास साहब और दोस्तों, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि आज हम लोग एक तज्ज़िया करेंगे असेंबली इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स का, और ख़ास जो वेस्ट बंगाल में एसआईआर और एसआईआर के अलावा जो डिलिमिटेशंस आसाम में हुए हैं, तो एसआईआर के बाद बंगाल का ये पहला इलेक्शन है, बल्कि एसआईआर के बीच में है, और डिलिमिटेशन के बाद ये पहला इलेक्शन जो है वो आसाम का है। तो इन ओवरऑल सिनेरियो क्या है, इस पे कुछ बातचीत करने के साथ साथ इस पे एसआईआर और डिलिमिटेशन का इम्पैक्ट किस तरीके से इस पूरी हार जीत पे पड़ा है और किस तरह से वोटों को न्यूट्रलाइज किया गया है, हम इस पे बात करेंगे। इससे पहले कि जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं उनमें आए, शुरुआत हम एक सरसरी जायजे के तौर पर पौंडीचेरी से करते हैं कि पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी के तौर पर है, और उस बार वहाँ पर ज़्यादा बहस इस बात पे थी कि स्टेटहुड किसी तरह से मिलना चाहिए, और ज़्यादातर हमने ये भी देखा है कि जो यूनियन टेरिटरीज़ होते हैं उनके इलेक्शन हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से रूल्ड होते हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे जाते हैं। तो वहाँ जो AINRC पार्टी थी, उस पूरी 30 सीटों में 12 सीटें उसने जीती, और DMK ने 5 सीटें जीती, 4 सीटें जो है वो BJP ने जीती। AINRC और BJP जो है वहाँ पर अलायंस के साथ जाना चाहती थी, और जो नई पार्टी वहाँ पर TVK आई है तमिलनाडु की, उसको 2 सीटें मिली, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1 सीट लेकर आई। CM जो थे वो वहाँ पर जो एन रंगास्वामी हैं वो तकरीबन 4400 वोट से जीते, और BJP के जो मेन लीडर थे वो भी वहाँ से जीते, लेकिन कांग्रेस के जो मेन लीडर थे वो जो है वहाँ से लॉस्ट किए। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो पौंडीचेरी के इलेक्शन में कोई ख़ास ऐसा नेशनल इम्पैक्ट नहीं होता, तो इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा देर हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे, और 30 सीटों का इलेक्शन है, तो इस पर ज़्यादा बात न करते हुए हम शुरुआत तमिलनाडु के इलेक्शन से करते हैं, और फिर उसके बाद आसाम और बंगाल, जहाँ पर डिलिमिटेशन और SIR का ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आता है। हालांकि जब SIR की शुरुआत हुई और बिहार के बाद 12 स्टेट्स में SIR का अनाउंसमेंट हुआ, तो हम सब लोग ये मान के चल रहे थे कि जिस तरीके से बिहार में नाम गए हैं उस तरह से जो है वो साउथ के स्टेट्स में नाम नहीं जाएंगे, और केरला और तमिलनाडु वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स गिने जाते हैं, सोशली ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट का मसला है, वो डॉक्यूमेंट का मसला उन स्टेट्स के साथ में नहीं होगा। अब उसको अगर हम ऐसे देखें कि SIR के वक्त बिहार में पासपोर्ट जो है वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट था, तो पासपोर्ट जो है वो बिहार में वो सिर्फ 2.6% लोगों के पास में था, और जो पासपोर्ट का नेशनल एवरेज है वो 13% के ऊपर है। और केरला में वही पासपोर्ट जो 2.8% जो है वो पासपोर्ट बिहार में लोगों के पास था, 2.6% बर्थ सर्टिफिकेट थे। अगर उसको हम पासपोर्ट को अगर हम केरला में देखते हैं, तो केरला में 33% लोगों के पास में पासपोर्ट था, यानी कि नेशनल एवरेज से 3 गुना ज़्यादा, और बिहार से तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। और तमिलनाडु में भी तकरीबन 20% के आसपास जो है वो पासपोर्ट का रेशियो था। तो वो ये अंदाज़ा लग रहा था कि वो एक ऑर्गेनाइज स्टेट है, तो वहाँ पर इतना SIR का इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन SIR के जब रिज़ल्ट्स आए तो उन्होंने 92 लाख लोगों का डिलीशन का बात किया, कि 92 लाख लोग जो है वो तमिलनाडु में SIR से डिलीशन में जाएंगे। वो अपने आप में एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। फिर इलेक्शन में हम सबको ये पता है कि तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा उन स्टेट्स में काउंट होती है जो स्टेट हर 5 सालों में अपने रिप्रेजेंटेशन को चेंज करते हैं। उनमें राजस्थान नॉर्थ इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट स्टेट्स में गिना जाता है। केरल वाज आल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल की जो 5 साल में शिफ्ट करते थे। पिछली बार
जो है वो सीपीएम की सरकार जो है वो अपने आप को रिपीट करने में कामयाब रह गई, लेकिन ये ज़्यादातर स्टेट्स वो हैं जो हर 5 साल में शिफ्ट करते हैं। तो इन दोनों की पॉलिटिक्स डीएमके और एआईडीएमके के बीच में चलती थी। तो ये हर जो आदमी का ये एनालिसिस था कि इस बार एआईडीएमके जो मेन अपोजिशन पार्टी है वो काफ़ी कमज़ोर हुई है, और उसके साथ साथ जो करिस्मेटिक लीडरशिप उनके पास में होनी चाहिए, जिस लेवल का एक टावरिंग पर्सनालिटी एआईडीएमके में जयललिता की थी, उसके तरह का कोई पर्सनालिटी नहीं है और पार्टी कमज़ोर हुई है। तो ये बहुत आसानी के साथ में इस बार एआईडीएमके रिपीट कर लेगी। और दूसरा, कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि डीएमके जो है वो रिपीट कर लेगी, और ये भी कहा गया कि जिस अंदाज से डीएमके ने पिछले इलेक्शंस लड़े हैं उस अंदाज से डीएमके को हमने इस इलेक्शन को लड़ते हुए नहीं देखा। तो बहरहाल इस बार का जो नतीजा है वो हंग असेंबली में है, और इस अभी शाम के वक्त की खबर ये है कि जहां हुकूमत बननी 120 लोगों की लिस्ट लेके गए थे टीवीके के विजय जो हैं, लेकिन ये कहा गया उनको रास्ते में ही, वो उनको कहा गया कि गवर्नर साहब जो हैं वो अभी बिज़ी हैं तो वो आज नहीं मिल सकते हैं। इससे पहले भी आपको मालूम है कि वो 3 बार मिल के आ चुके हैं, लेकिन उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि आप पहले वो 108 लेके गए, फिर आज वो 120 लेके जा गए थे, तभी उनसे मिलने से मना कर दिया गया। तो इससे ये लग रहा है कि वहाँ पर जो गवर्नर हैं वो अपने हिसाब से कुछ प्ले करना चाह रहे हैं, नंबर्स गेम उनके साथ में नहीं साथ दे रहे हैं, तो वो किसी तरीके का कोई शिफ्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन में पूरा टेक्नोटिक शिफ्ट था कि पहली बार जो प्योर जो द्रविडियन पार्टी हैं वो कोई नॉन द्रविडियन जो है दोनों पार्टी के बीच में आके स्पेस बनाया, और ये वहाँ पर के इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा तो करप्शन का था, लेकिन जाहिर सी बात है कि उस करप्शन के मुद्दे में सब लोगों को ये एहसास था कि इस मुद्दे को ग्राउंड पे कोई बहुत बेहतर तरीके से नहीं ले जा पाएगा। नाराज़गी है, लेकिन वो नाराज़गी जो है वो कन्वर्जन के लिए कोई ऐसी टावरिंग पर्सनालिटी नहीं है। लेकिन इसी बीच में टीवीके की जो विजय की पार्टी है वो न्यू पार्टी थी, और जितने भी आप एग्ज़िट पोल देखेंगे, चाहे वो एग्ज़िट पोल नेशनल चैनल्स के हों चाहे वो तमिलियन चैनल्स के हों, वो टीवीके को कोई भी आदमी लीडिंग पार्टी के तौर पर मानने को तैयार नहीं था। वो अपने आप में जो है वो एंटी इनकम्बेंसी, तो लोग बात कर रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, 5 साल में हम लोग चेंज करते हैं, बट हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन नहीं है जिसके लिए हम जो है वो सरकार बदल सके। तो मोर और लेस सब ये मान के चल रहे थे। लेकिन इसीलिए जब ये रिज़ल्ट आया तो फिर अब ये असेसमेंट है कि जो अर्बन इलाके हैं, ख़ासकर जो चेन्नई है, वही सबसे ज़्यादा चीज़ों को डिसाइड कर देता है कि कौन जीतेगा। तो उसमें यूथ और वुमेन का वोट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो टीवीके को मिला है। ट्रेडिशनल इलाकों में अभी भी डीएमके और एआईडीएमके ही वोट लेके गए हैं, लेकिन अर्बन फेनोमेना के तौर पर, अर्बन इलाकों के तौर पर जो है वहाँ पर टीवीके ने जो है वो जीत हासिल करी है, और 108 लेकर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। डीएमके 59 सीट्स लेके आई है, एआईडीएमके 47 सीट्स लेके आई है। हालांकि इलेक्शन के पहले ये एनालिसिस वहाँ के लोगों को था कि अगर कोई एक्सपीरियंस पार्टी टीवीके के साथ जुड़ जाएगी तो टीवीके ज़्यादा सीट लेके आएगी। इलेक्शन से पहले जो वहाँ के कांग्रेस के लीडर चक्रवर्ती हैं वो लगातार इस बात की कैंपेन कर रहे थे कि किसी तरीके से डीएमके के साथ में कांग्रेस का अलायंस टूट जाए और 70 तक सीटें जो है वो टीवीके देने को तैयार थे वो कांग्रेस को, और इसके लिए कांग्रेस की टॉप लीडरशिप तैयार थी। लेकिन जो स्टेट के दूसरी लीडरशिप थी, चिदम्बरम वगैरह, वो उसके लिए तैयार नहीं थे, और इस पर काफ़ी चर्चा भी रही। बहरहाल अब जो रिज़ल्ट है उस पर लग रहा है कि किसी तरीके से सुबह तक शायद तमिलनाडु में कोई हुकूमत बन जाए। लेकिन एसआईआर के मसले को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो तमिलनाडु में इलेक्टोरल इशू के तौर पर हम लोगों ने चीज़ों को नहीं देखा। जाहिर सी बात है, तमिलनाडु को समझने में एक लैंग्वेज का बैरियर तो है ही है, लेकिन अब आप ये समझें कि स्टालिन जिस कंस्टिट्यूएंसी से खड़े होते थे, वहाँ पिछले इलेक्शन में जो वोट थे वो 2,81,128 वोट थे।
पिछले साल जो वोट्स थे वो 2,81,128 वोट थे, और इस बार जो है वो वोट जो है वो 1,86,841 हो गए, यानी कि 1,03,800 वोट जो हैं SIR की वजह से इस इलाके में डिलीट हुए हैं। और उसकी वजह से स्टैलिन जो है वो 74,000 वोट लेके आ पाए, और उनके खिलाफ VI बाबू जो खड़े थे वो 82,000 लेके आए। हालांकि जिस सीट से पेरम्बूर से, जहाँ पर हमारा जमात का दफ्तर है, उस इलाके से जो TVK जीत के आए हैं, वहाँ भी तकरीबन 95 लाख वोट डिलीट हुए थे, और वो 95,000 वोट डिलीट हुए थे, और 95,000 2.95 लाख में से 95,000 वोट डिलीट हुए थे, और तकरीबन 53,000 वोटों से वो जीत के आए हैं। तो अगर हम ये देखते हैं कि जब बाकी स्टेट का भी तज्जिया करेंगे तो ज़्यादातर समझ में ये आता है कि जो टॉप लीडरशिप हारी है, उसके हारने में जहाँ जहाँ SIR हुआ है उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 1,08,000 वोट जो है वो डिलीशन में जाता है और विनिंग मार्जिन सिर्फ 8,000 रहता है, तो उसका इम्पैक्ट उस पूरे सीट का कितना ज़्यादा रहा होगा। अब बहरहाल हम आसाम की तरफ आते हैं। आसाम के नतीजे आपको मालूम है, और इलेक्शन की कैंपेन के वक्त भी ये अंदाज़ा बहुत साफ साफ लग रहा था कि आसाम में BJP अपनी हुकूमत बना लेगी, और ग्राउंड पे भी ये लग रहा था। लेकिन कांग्रेस, जो रजौड़ दल अखिल गोगोई की एक पार्टी है, उसके साथ अलायंस करके लड़ रही थी, और उनकी ये कोशिश थी कि किसी तरीके से कांग्रेस को अपर आसाम का जो इलाका है वहाँ पर कोई एंट्री उनको मिल जाए। लेकिन अलायंस करने के बाद भी उनको कोई ख़ास कामयाबी अपर आसाम में नहीं मिली है, और BJP जो पिछले 2 इलेक्शन में 16 में 60 सीटें लेके आई, फिर 21 में 60 सीटें लेके आई, इस बार जो है वो 82 सीटें अकेले लेकर आई, और अपने अलायंस पार्टनर के साथ NDA के तहत वो 102 सीटें लेकर जो है वो आई है। और ख़ुद उनके जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो 89,000 वोट से जीते हैं। अब इस पूरे इलेक्शन में जब हम लोगों को ये पहले से अंदाज़ा था, और ये सब लोग बात कह रहे थे कि BJP आसानी से जीत जाएगी, तो वहाँ पर जो शिफ्टिंग हुई है वो किस तरह से शिफ्टिंग हुई है, उसको अगर समझना हो तो हम उसको 2024 के इलेक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। आसाम में SIR अभी दूसरे स्टेट में, बिहार में अभी हुआ, बाकी जगह का मैंने जिक्र किया, बंगाल वगैरह में अभी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आसाम में NRC हो चुकी थी पायलट प्रोजेक्ट के तहत। तो उन्होंने SIR को सिर्फ रिवीजन किया है, वहाँ पे घर घर जाके SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ, सिर्फ रिवीजन हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जैसे NRC वहाँ पर हुई थी, वैसे ही उन्होंने वहाँ पर डिलिमिटेशन कर दिया था। लेकिन जो डिलिमिटेशन कमीशन उन्होंने बनाया था, वो डिलिमिटेशन कमीशन कोई लीगल कमीशन के सेटअप में नहीं था, बल्कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के ज़रिए वहाँ पर डिलिमिटेशन किया गया था। तो पिछले 2024 के आसाम के इलेक्शन में आपने सुना होगा कि पूरे 24 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोटों से हारने वाले बदरुद्दीन अजमल साहब थे। 10 लाख से ज़्यादा मार्जिन से वो हारे थे, और उस हार का बहुत चर्चा हुआ था कि, लेकिन लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी के को नहीं समझा था, बल्कि हार के नंबर्स से ज़्यादा वो मुतासिर हुए थे। पहले 2 कॉन्स्टिट्यूंसी थी 24 के इलेक्शन से पहले, 19 में, बरपेटा और धुबरी। बरपेटा से कांग्रेस के अब्दुल खालिक साहब जीत के आते थे, और धुबरी से अजमल साहब जीत के आए थे। इस इलेक्शन में इन्होंने क्या किया था 24 के इलेक्शन में, कि 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो मुस्लिम कंसंट्रेटेड थी वो धुबरी में जोड़ दी थी, और धुबरी में जो कम मुसलमानों के इलाके थे उनको 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को हटा दिया था। नतीजा ये हुआ कि इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार हुई, वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी धुबरी। 28 लाख वोटों की कॉन्स्टिट्यूंसी है धुबरी। और बरपेटा, जहाँ पर पहले तकरीबन 58% से 55% के बीच में मुसलमान था, 50 से अबव था, वहाँ पर जब ये 3 असेंबली हट गई तो वहाँ पर मुसलमानों की तादाद 30% से
कम हो गई। इधर ऑलरेडी 60 के आसपास था, इसको इन्होंने पहुंचा दिया 82-85 के बीच में। तो रिप्रेजेंटेशन पहले बरपेटा में खालिक भी जीतते थे और धुबरी में अजमल साहब भी जीतते थे। तो अब बरपेटा जीतना मुसलमानों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कर दिया गया। अब धुबरी चाहे आप 10 लाख से जीत जाएं, चाहे 15 लाख से जीत जाएं, लेकिन सीट तो आपकी एक ही रहेगी। तो इस तरह से उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में किया था। अब वही काम जो है इन्होंने असेंबली के इलेक्शन में किया। असेंबली के इलेक्शन में पहले 36 सीटें ऐसी थीं जहां पर मुसलमान जीतता था और बाकी सीटों पर अपना इम्पैक्ट डालता था। लेकिन परिसीमन के बाद, डिलिमिटेशन के बाद उन्होंने क्या किया है कि इस वक्त 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान 35 से 22 पे मुस्लिम कंसंट्रेशन को उन्होंने फिक्स किया है। और जो सीट का साइज हुआ है वो सीट का साइज लगभग 3 लाख से 3.25 लाख, 3.5 लाख तक मुस्लिम इलाकों में गया है। मुस्लिम इलाकों में जो नंबर ऑफ वोटर हैं वो 3.5 लाख तक गए हैं, 3.25 लाख तक गए हैं। लेकिन जो अपर आसाम का इलाका है जहाँ पर मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, वहाँ पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो 2 लाख से ऊपर साइज़ में नहीं है। तो साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया है और मुसलमानों को इस तरह से मैप को काटा है। अगर आप मैप भी देखेंगे तो वो हमेशा अक्सर क्या होता था कि कल्चरली किसी भी डिस्ट्रिक्ट को या किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को डिसाइड करने के लिए एक नदी को बेस माना जाता था कि नदी के उस तरफ दूसरा कल्चर होता है, इस तरफ दूसरा कल्चर होता है। लेकिन इस बार मैप को देखने के बाद ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये बहुत ही सेटल तरीके से सिर्फ मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म करने के लिए वो काटा गया है। हैलाकांडी की एक सीट है आसाम में, वहाँ पर मुसलमान जो है वो जीत के आते थे और उसके बराबर की सीट थी अलगापुर। अब इस बार उन्होंने क्या किया कि जितने मुसलमान हैलाकांडी की सीट में थे उनको अलगापुर में ज्वाइन करा दिया। अब हैलाकांडी की सीट जिसमें पिछले इलेक्शन से पहले पिछले 5 इलेक्शन तक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन था, उस रिप्रेजेंटेशन को वहाँ ख़त्म हो गया। इस बार मिलन दास बीजेपी के 1,19,000 वोट लेकर आए हैं और 55,000 वोट से वहाँ पर वो जीते हैं। अब जो अलगापुर की कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ पहले भी मुसलमान जीत रहा था। इस बार वहाँ पर कांग्रेस के ज़ुबैर मजूमदार जीते हैं और उनको मिले, कॉन्स्टिट्यूंसी का साइज इतना बड़ा कर दिया है कि उनको मिले 1,45,000 वोट। अब 1,45,000 वोट मिले हैं और जीत उनकी 1,05,000 से है। तो कैलकुलेशन इस तरह से सेट किया गया है कि आपको अपनी जो सीट हैं उनमें जीत के मार्जिन्स को बहुत बढ़ा दिया जाएगा। जीत का मार्जिन एमएलए में अगर 1.5 लाख वोट से 1.25 लाख वोट से आदमी जीत रहा है तो सीट का साइज आप समझ लें क्या हो गया। लेकिन जो दूसरी बराबर की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें से आपको हटा दिया गया है, तो आपका रिप्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गया है। तो जो डिलिमिटेशन का जो इम्पैक्ट था वो हैलाकांडी, धुबरी, भरपेटा, करीमगंज जितने भी मुस्लिम कंसंट्रेटेड इलाके थे उनको इस तरह से काटा गया है कि उनके जो वोट्स हैं उनके इम्पैक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। उसको जब हम कांग्रेस के वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे तो हमें तो ये लगेगा कि वोटिंग परसेंट में तो बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन वोट जो कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टी को जो वोट मिला है वो सिर्फ एक ही इलाके से मिला और बहुत ज़्यादा मिला है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे इलाकों में नहीं हो सका बिकॉज ऑफ द डिलिमिटेशन। उसके अलावा कांग्रेस या कोई भी दूसरी पार्टी जो दूसरी पार्टीज इलेक्शन लड़ रही थी वो अपर आसाम के इलाकों में जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन है, जो पहाड़ी आसाम के इलाके हैं वहाँ पर जो है वो किसी भी हाल में जो है वो कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाई। खुद जो है वो गोगोई जो है वो अपनी सीट से हार गए, हालांकि उसी सीट से वो 2024 के इलेक्शन में सांसद चुन कर आए हैं, एमपी चुन कर आए हैं और असेंबली में उसी सीट को हार गए हैं। अब वो एक सेकेंड डिबेट हो जाती है कि उसमें काउंटिंग में या मार्जिन में या इलेक्शन में या मैनिपुलेशन में, लेकिन जो फ़िलहाल फिगर्स हैं उसके हिसाब से तो ख़ास जो चीज़ें हैं कि जो अपर आसाम का इलाका है वहाँ पर
43 सीटें हैं, 43 सीट्स हैं। उन 43 सीट्स में कांग्रेस को सिर्फ अपर आसाम में एक सीट मिल पाई है। AUDF को पिछली बार 2021 में 16 सीटें थीं, इस बार उनको सिर्फ 2 सीटें मिल पाई हैं। तकरीबन उनका जो वोट शेयर था वो भी पॉइंट परसेंटेज में आ गया है। तो असल अगर हम देखते हैं कि जो डिलिमिटेशन है उसने तकरीबन 12 सीटों के जो मुसलमानों के असरात थे उनको ही ख़त्म कर दिया है। तो एक डिलिमिटेशन का बड़ा रीज़न है। फिर जो नेशनलिज्म और हिंदू अपीसमेंट पे जो पूरा आसाम का इलेक्शन हुआ है, कांग्रेस या कोई भी जो रजौर दल जिसके साथ जो इनके साथ अलाइंस में थे, या बोडो इलाकों में जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट या छोटी पार्टियां जीतती थीं, वो इस पूरे कैंपेन की कोई काट नहीं ढूंढ पाए। तो अगर देखा जाए तो आसाम एक ऐसा स्टेट था जहां पर कोई भी एंटी इनकम्बेंसी हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ नहीं थी, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी एक चुनाव का मुद्दा नहीं था। इनकम्बेंसी तो होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, काम नहीं किया। पहले सोनोवाल की सरकार थी, सोनोवाल की सरकार के बाद इनकी सरकार आई, तो 10 साल की, लेकिन उस पे जो नेशनलिज्म का जो पूरा इशू था और वो जो बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के खिलाफ पूरी कैंपेन थी, असल इलेक्शन पूरा उसके इर्द गिर्द हुआ। और देखा जाए तो ग्राउंड पे उनका वोट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। जो इस बार ये लग रहा है कि हिस्टोरिक है, कांग्रेस तो बिल्कुल सिमट गई है, लेकिन वोट शेयर का डिफरेंस सिर्फ 4.5% का है। जो बीजेपी को वोट इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ 4.5% का वोट इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो है वो इसलिए उसका मामला इसलिए हो कि उनका जो वोट है वो पूरे स्टेट में है, और कांग्रेस का जो वोट है वो सिर्फ लोअर आसाम में मुस्लिम इलाकों में है, और डिलिमिटेशन के बाद वो भी एक नंबर ऑफ सीट्स पे लिमिट कर गया है। उसके बाद दूसरा एक मसला ये भी है कि कांग्रेस के पास एक अच्छा ऑप्शन ये था कि कांग्रेस अगर अपर आसाम के इलाकों में JMM के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो रूलिंग पार्टी है झारखंड की, उसके साथ अगर वो अलायंस करती तो कम से कम 7 से 8 सीटें उनको अपर आसाम में मिल सकती थी। तकरीबन 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस, JMM और कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट थे। उन 15 सीटों पर जो है वो 12-13 सीटों पर लगभग बिल्कुल ओपन हार की वजह जो है वो JMM थी, और JMM और कांग्रेस में दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलायंस करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के जो सेंट्रल के लीडरशिप थे दिल्ली के बैठे हुए, उनके कमिटमेंट्स पुराने थे अपनी सीट्स के लिए कि हम तुमको सीट कमिट कर चुके हैं, हम अपने लीडर को कमिट कर चुके हैं। उसकी वजह से कोई अलायंस नहीं हुआ, वरना मोर और लेस ये शुरू में था कि 8 से 10 सीटों पर अलायंस हो जाएगा। 8 सीटें वो मांग रहे थे, उनको वो 8 सीटें नहीं मिली। 15 सीटों पर उन्होंने गए और 13 सीटों पर उन्होंने इनके बिल्कुल खिलाफ में जो है वो मामला किया। अब कांग्रेस को जो वोट मिला है वो 29.83% मिला है। 29.8% में 30% के आसपास इनको जो सीटें मिली हैं वो 19 सीटें मिली हैं। बीजेपी को जो वोट परसेंटेज मिला है वो 37 मिला है। 37 पे उन्होंने 82 सीटें जीती हैं। उस सीटों में स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहने का रीज़न जो है वो डिलिमिटेशन है, क्योंकि बड़ी सीटों पे तो हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि 36 है, 35 है, 15 है, लेकिन जो माइक्रो एनालिसिस में अगर आप देखेंगे तो अपर आसाम के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ठीक ठाक थी और उनको भी श्रिंक करके अलग अलग जो है वो डाल दिया गया है। तो ओवरऑल जो नज़र आता है कि आसाम के इलाकों में ज़्यादा जो है वो बड़ी हार या जीत है। उस बड़ी या हार जीत में एक तो कैंपेन है नैरेटिव, जिसके बारे में हम और आप बात कर सकते हैं, बहुत ढेर सारे वोट शेयर के डिफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर बिल्कुल भी नहीं बदला। कांग्रेस का वोट शेयर जो है 29.6 2021 के इलेक्शन में था और 29.8 इस इलेक्शन में हो गया, लेकिन जो सीटों का नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस में आ गए।
तो ये जो बार बार हम लोग कहते हैं कि सब लोग हिंदू हो गए हैं, वो लगातार वोट कर रहे हैं, उस नैरेटिव में काफ़ी हद तक तो सच्चाई है, वो मिल सकती है, अपने एनालिसिस में भी मिल सकती है, ग्राउंड पे मिल सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे इलेक्शन का मैनेजमेंट है। इलेक्शन के मैनेजमेंट में उन्होंने एसआईआर का सहारा लिया, उन्होंने डिलिमिटेशन का सहारा लिया। अब जाहिर सी बात है कि इस पूरे प्रोसेस में हम आसाम में एनआरसी में जो 19,66,000 लोगों के नाम गायब हुए हैं, वो भी अपने आप में नंबर से जो वोट नहीं दे पाए, या तकरीबन 3.5 लाख लोग वो भी हैं जो बॉर्डर पुलिस के ज़रिए डाउटफुल सिटीज़न बना दिए गए हैं, वो भी इस पे पूरा वोट नहीं दे पाए। तो ओवरऑल अगर देखें तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब भी नज़र आता है कि देखिए साहब, आसाम की हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट सीटें कांग्रेस को मिली हैं, लेकिन वोट परसेंट देखें तो पिछले 3 इलेक्शन में, यानी कि जब सोनोवाल की सरकार बनी थी, जब विश्वकर्मा पहली बार बने थे 2021 के इलेक्शन में, वोट परसेंट उनका लगभग इक्वल है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स हर बार कम होती चली जा रही हैं। वो नंबर ऑफ सीट्स का कम होना जो है वो दिखाता है ओवरऑल कि किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस में इलेक्शन का मैनेजमेंट कितने साउंड अंदाज से किया गया है। अब अगर ये बात करें कि मुस्लिम पॉलिटिक्स और उसमें, तो 2024 का जो ट्रेंड था कि नेशनल लेवल पर आसाम में हमेशा, पूरे नॉर्थ ईस्ट की अगर पॉलिटिक्स को आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स हमेशा नेशनल दिल्ली में जो राज कर रहा होता उसके साथ चलती है। किसी भी स्टेट को आप नॉर्थ ईस्ट के देखेंगे, जिस टाइम पे यहाँ पर कांग्रेस की सरकार मिलेगी या अपोजिशन की सरकार मिलेगी, 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी थी तो वहाँ प्रफुल्ल मानताओं की सरकार बन गई थी। तो आसाम हमेशा पावर के साथ में चलता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट पावर के साथ में चलता है। ये ओवरऑल प्रोसेस है और इसी प्रोसेस को मुसलमानों ने भी पिछले 2024 के इलेक्शन के बाद से अडॉप्ट किया है। 2024 के इलेक्शन में एआईयूडीएफ को उन्होंने वोट नहीं किया। 24 के पहले जो 21 का इलेक्शन था, वो इलेक्शन जब हुआ और उसमें अजमल साहब की जो पार्टी थी और जो कांग्रेस पार्टी थी वो अलायंस पे लड़ी थी। जब वो अलायंस पे लड़ी थी तो इन लोगों को ये लगा 21 में कि हमको जो हिंदू आसाम है, अर्बन आसाम, अपर आसाम, हिंदू आसाम से मुराद जो अर्बन इलाके हैं जहाँ पर कंसंट्रेशन मुसलमानों का बिल्कुल ना के बराबर है, लोअर आसाम में ज़्यादा है, तो इनको ये शक हुआ कि हमने अजमल साहब के साथ में अलायंस कर लिया था तो इसकी वजह से हमको अपर आसाम में वोट नहीं मिला। लेकिन इस बार इन्होंने उनके साथ अलायंस नहीं किया। मुसलमान बाई इन लार्ज 24 के इलेक्शन में भी एआईयूडीएफ को उसने वोट नहीं किया, इस इलेक्शन में भी उसने एआईयूडीएफ को वोट नहीं किया। इन्होंने उसी लालच में राजौड़ दल, जो अखिल गोगोई की पार्टी है, जो पिछली बार कुछ सीट्स लेकर आए थे, तकरीबन 6 सीटें लेकर आए थे, गोलाघाट से लड़ते थे, इस बार वो खुद भी गोलाघाट से हार गए। तो ये समझना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में लगभग कांग्रेस इस वक्त पूरा मीनिंगलेस हो गई है। और आसाम में खुद कांग्रेस लास्ट मूवमेंट में इस कोशिश में थी कि अगर हमको 50 सीटें भी मिल जाएं, 20-22 सीटें लोअर आसाम से, तकरीबन 20 सीटें अपर आसाम से, तो हमारे ऊपर जो स्टैंप मुसलमानों की पार्टी का है वो न लगे। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ और इस बार वही रिज़ल्ट आने के बाद एक मैसेज गया है कि सिर्फ मुसलमान ही वहाँ पर उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और जो पूरा कैंपेन था वो कैंपेन बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के खिलाफ भाजपा का था, यहाँ तक कहा था कि इनको पैसे नहीं दो, मजदूरी नहीं दो, भगाओ। तो वो पूरा एक नैरेटिव जिस पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो वोटिंग पैटर्न में भी हमको सेम नज़र आता है। अब जाहिर सी बात है कि इसके आने वाले असरात भी हमको देखने पड़ेंगे, लेकिन डिलिमिटेशन के ज़रिए जितना भी मुसलमानों को मार्जिनलाइज मैक्सिमम किया जा सकता था वो मार्जिनलाइज किया गया। और उस डिलिमिटेशन के प्रोसेस को एयूडीएफ चैलेंज कर सकता था जब डिलिमिटेशन चल रहा था, उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस की लोकल स्टेट जब डिलिमिटेशन चल रहा था तो उसको चैलेंज कर सकती थी, लेकिन उसने भी उसको कुछ भी चैलेंज नहीं किया।
डिलिमिटेशन कमीशन जब बनता है तो उसकी एक मियाद होती है कि भाई ये 3 साल में 4 साल में डिलिमिटेशन करेगा, अपना रिपोर्ट पेश करेगा। तो जब तक कमीशन काम कर रहा होता है तब तक उसको कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, उसके प्रोसेस को भी चैलेंज किया जा सकता है, उसमें तमाम ऑब्जेक्शंस डाले जा सकते हैं। लेकिन एक बार डिलिमिटेशन ने अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया तो फिर कोर्ट में भी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आसाम में जो भी पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, जो डिफरेंट मुस्लिम ग्रुप्स थे, उनका सबसे बड़ा फेल्योर ये है कि पूरे डिलिमिटेशन प्रोसेस को वो चैलेंज करने में नाकामयाब रहे। बाहर के लोगों को तो इस बात की लिबर्टी दी जा सकती है कि उन्होंने एक ऐसा माहौल ही बना दिया है कि बाहर का आदमी ना जाए, लेकिन लोकल आसाम के ग्रुप सबसे ज़्यादा इसमें डिसअपॉइंट किए और ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए है। अब अगर हम बंगाल की बात करें तो आज अमित शाह साहब ने ये कहा है कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हमारी पार्टी पहुंच गई है। तो गंगोत्री उत्तराखंड से शुरू होती है, उत्तराखंड से लेकर अगर आप देखें फार ईस्ट तक पूरा ईस्टर्न कॉरिडोर पूरा पैक कर दिया है। अब इलेक्शन से, बंगाल के इलेक्शन के साथ साथ सबसे बड़ा जो रीज़न है वहाँ पर 2 अलग अलग रीजन्स हैं जिसको हम लोगों ने मॉनिटर किया। एक तो ये है कि SIR, वहाँ डिलिमिटेशन तो नहीं हुआ, तो SIR का कितना इम्पोर्टेंस है और कितना इम्पैक्ट है, और उसके साथ साथ बाद में जो इलेक्शन के दिन हुआ उसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि 91 लाख लोगों को SIR में बंगाल से हटाया था, और ज़्यादा उनके नंबर्स जो हैं वो मुस्लिम इलाकों के थे। सबसे बड़ी तादाद मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट की थी, फिर मालदा की थी, फिर बशीरहाट की थी। तो इस तरीके से मुस्लिम इलाकों में ज़्यादा नंबर्स हटाए गए। अब ये 2 कैटेगरी में थे। एक तो ये है कि आपने अपना सारा पेपर दे दिया और आपका नाम लिस्ट में आ गया और आपको ये लगा कि हमारा नाम आ गया है। तो दूसरा ये था, लिस्ट में आपका नाम आ गया है और अब वो लोग 90 लाख लोग वो थे जिनके नाम लिस्ट में ही नहीं आए थे। तो उन लोगों ने भाग दौड़ करी, अपने नाम डलवाए, ये किए वो किए। दूसरी एक लिस्ट और थी जिसमें नाम आपके आने के, एक तो वो जिसके लिस्ट में नाम ही नहीं आए, एक वो थे जिनके लिस्ट में नाम आ गए थे। अब उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपनी इस मशीनरी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये समझिए, उन्होंने कहा कि जो मशीनरी हमारी जो मशीनरी है स्टेट की, यानी कि जाहिर सी बात है कि अब जब वहाँ पर SIR का काम हो रहा था तो स्टेट के टीचर्स और दूसरे लोग जो BLO हैं वही ये काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये डेटा तो हमारे पास आ गया है लेकिन हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक सॉफ्टवेयर लगाएंगे जो सॉफ्टवेयर लॉजिकल तरीके से वो इस पर डिस्क्रिपेंसी जो है उसको चेक करेगा। अब उसको चेक करने के बाद उस पर वो नोटिसेज इशू करेगा। तो उसने सॉफ्टवेयर में एक ये पढ़ा हुआ था कि भाई 6 भाई बहन से ज़्यादा अगर हैं, 7वां हैं, तो 7वें को ऑटोमेटिक नोटिस इशू कर दो। तो जो नोटिस इशू करने वाले लोग थे उनको जो है वो उनका नंबर 27 लाख था और 56 लाख वो थे जो इस पूरे प्रोसेस में शामिल नहीं हो सके थे। अब असल मसला उन 27 लाख लोगों का था। हम तो पूरे और सबको मिला लेते हैं तो ये 91 होता है, लेकिन 27 लाख का तो के सारे पेपर्स थे। सारे पेपर्स होने के बाद भी उनको वोट देने का राइट जो है वो नहीं मिला। तो अगर हम ये माने, और इन लोगों ने जो है वो 1,88,000 नए वोट SIR में एड ऑन किए हैं। तो 3 तरह का मामला था। 58 लाख वो थे जो जा नहीं पाए, 27 लाख वो थे जो सारे पेपर के बाद में उनको बाहर कर दिया गया। अब उनको ये कह रहे थे कि वो आएँ और जो हमने ट्रिब्यूनल्स बनाए हुए हैं उन ट्रिब्यूनल में पेश हों और वो पेश होने के बाद फिर हम उनको कंफर्म करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो 27 लाख का नंबर है, अगर 500 जजेस भी बैठा दिए जाएं और वो जज जो है वो 10 घंटे रोज़ भी काम कर रहे हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो जितना टाइम था उसमें कुछ हज़ार से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और इसी को लेकर जब लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में
जज साहब ने ये बात कही कि आप अगर इस इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते हैं तो आप अगले इलेक्शन में वोट दे दीजिएगा। तो इससे ही अंदाज़ा होता है कि एसआईआर ने कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। अब अगर हम इम्पैक्ट को एनालिसिस करते हैं तो 150 सीटें ऐसी हैं पूरे पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की वजह से प्रभावित होती हैं। एसआईआर का जो इम्पैक्ट है वो 150 सीटों पर होता है। और मज़े की बात यह है कि उन 150 सीटों पर जहां पर एसआईआर के हमने जो कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेशन बहुत सीधा सा कैलकुलेशन है कि जहां पर विनिंग मार्जिन, और हम पूरा नहीं डिलीटेड का डेटा ले रहे, हम सिर्फ यूए का ले रहे हैं। यूए का मतलब है जो अंडर ज्यूरिडिक्शन है उनका हम डेटा ले रहे हैं, जिनके पास पेपर सारे थे फिर भी नाम हटा दिए गए हैं। तो हमने क्या किया कि किस सीट पे जिनके पास सारे पेपर थे उनके नंबर्स कितने हैं और विनिंग मार्जिन कितना है। तो ये तादाद जो है वो 150 सीटों की आपके सामने आती है। अब इन 150 सीटों में पिछली बार जो है वो टीएमसी के पास थी 131 सीटें और 19 सीटें थी बीजेपी के पास। जो एसआईआर से इफेक्टेड 150 सीट्स हैं उनमें 131 सीट टीएमसी के पास थी, 19 सीट बीजेपी के पास थी। इस बार मामला ये हुआ है कि 48 सीटें टीएमसी के पास हैं और 19 की जगह 100 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो बीजेपी को जो फ़ायदा हुआ है वो 81 सीटों का इन जगह से हुआ है और टीएमसी को जो नुकसान हुआ है वो 83 सीटों से उन जगहों से हुआ है जहां पर ये इलाके हैं। अगर हम इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंट करें तो पिछले इलेक्शन में उत्तर 24 परगना में 26 सीटें हैं। उन 26 सीटों में से टीएमसी के पास 23 सीटें थीं। दक्षिण 24 परगना में से 19 में से 19 सीटें थीं। अब क्या हुआ है, अब कहीं पर 5 सीटें हैं, कहीं पर 4 सीटें हैं। मुर्शिदाबाद जो प्योर मुस्लिम पॉकेट है वहाँ पर मुस्लिम पॉकेट में 15 सीटों में से 13 सीटें थीं। इस बार जो है वो 6 सीटें बीजेपी को मिली हैं और 7 सीटें जो है 2 सीटें कांग्रेस को और 7 सीटें टीएमसी को। बर्धमान में भी यही हाल हुआ है। तो जो मेन सीटें थीं तकरीबन 110 सीटें जो है वो हैं जो बिल्कुल जिनका जो मार्जिन है वो डबल और ट्रिपल से ज़्यादा है। जो डिलीशंस हैं उनसे डबल और ट्रिपल से ज़्यादा मार्जिन है। और अब ये बहरहाल बहुत लंबा डेटा है, इसको कहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा एक एनालिसिस ये भी है कि पिछली बार जब हमने देखा था कि लेस दैन 15% जो है वो सीटें कितनी हैं, तो लेस दैन 15% सीटें जो थीं वो 192 सीट्स थी, जो 15% से कम में, जहाँ पर जिनको हम लोएस्ट मार्जिन की कैटेगरी में डालते हैं उनमें लोएस्ट मार्जिन की कैटेगरी में 192 सीट्स थी। उसमें टीएमसी के पास 119 थी और बीजेपी के पास 73 थी। अब लोएस्ट मार्जिन में ही, क्योंकि सारा जो हंगामा होता है वो लोएस्ट मार्जिन में होता है, तो पिछली बार बीजेपी जहाँ पर 73 और टीएमसी 119 थी, इस बार पूरा फार्मूला बदल गया है। टीएमसी 119 से 19 पे आ गई है। तो लोएस्ट मार्जिन की 100 सीटों पर पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस इलेक्शन में बीजेपी को फायदा हुआ है। उसमें दूसरा एक मुस्लिम सीट्स का तो है ही है अपने आप में एक मसला जो है, लेकिन जो है वो दूसरा एक मसला ये भी है कि जो एससी सीटें हैं उनमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और उनमें से 84 सीटें जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, 30% जो पॉपुलेशन है वहाँ की एससी और एसटी है, और 84 सीटें जो है वो रिज़र्व सीटें हैं। और इन रिज़र्व सीटों में से बीजेपी ने जो है 67 सीटें जीती हैं। 84 में 67 सीटें जीती हैं। तो ये एक बड़ा मामला है। और उसके अलावा मुस्लिम इलाकों में भी वोट बिखरा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2026 में जो इनिशियल ट्रेंड्स मिले हैं उसमें ये मालूम चलता है कि 71% जो वोट है
वो टीएमसी को गया है, 8 से 10% कांग्रेस को गया है, 5 से 7% लेफ्ट को गया है, क्योंकि लेफ्ट की भी सीट एक ही मुर्शिदाबाद के इलाके से है। और उसके अलावा जो है चारों तरफ वो जो नई पार्टी हुमायूं कबीर की थी उसका भी वोट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो मुसलमानों का जो वोट था वो पिछले इलेक्शन में वो वोट जो है 90% के आसपास 2024 के इलेक्शन में टीएमसी को गया था। इस बार वो 71% के आसपास आया है। तो इस बार काफ़ी वोट मुसलमानों का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जिसकी वजह से जो है पिछली बार टीएमसी को जो मुस्लिम कंसंट्रेटेड सीटें थी उसमें नुकसान उनको काफ़ी हुआ है। और उनमें 101 जो सीटें हैं जहां पर मुसलमान की अपने पास में रखता है, उसमें 53 सीटें जो है वो उनको मिली हैं टीएमसी को। और 42 सीट्स जहां पर पिछली बार सिर्फ 11 सीटें थी, वहां पर 42 सीट्स जो हैं वो बीजेपी को मिली हैं। तो अगर हम उसको एक बार रिकैप करेंगे तो सबसे बड़ा मसला जो है वो 150 सीटों का है, जिन 150 सीटों पर फर्क रहा है। पहला रीज़न एसआईआर का, दूसरा रीज़न जो है वो लोवेस्ट मार्जिन का 15% से कम का, तीसरा परसेंट जो है एससी सीट्स का, और चौथा जो है वो आपका मुस्लिम वोटों का इस बार काफ़ी संख्या में डिवाइड होना। ये एक पार्ट है जिसका डेटा हमें नज़र आता है। 1 मिनट के अंदर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये रिज़ल्ट्स हैं, ये रिज़ल्ट अपने आप में जो डेटा अवेलेबल है उसकी बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइज तरीके से मैनिपुलेशन कैसे हुई है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जब इलेक्शन जिस दिन रिज़ल्ट बंगाल का आया, बाकी जगह की काउंटिंग और बंगाल की काउंटिंग में बहुत डिफरेंस था। सबसे कम स्पीड वाली काउंटिंग बंगाल में थी। अमूमन क्या होता है कि 2 बजे के आसपास 60% से 50% की काउंटिंग हो जाती है और 5 बजे के आसपास तकरीबन 80% की काउंटिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 2 बजे के आसपास सिर्फ 3 राउंड की एवरेज काउंटिंग हुई थी। उसका हम लोगों ने स्क्रीनशॉट, डेटा, इलेक्शन कमीशन सब सेव करके रखा है। और जहाँ पर 20 राउंड थे वहाँ 4 से 5, जहाँ 12 राउंड थे वहाँ 3 राउंड। सिर्फ 3 राउंड से 5 राउंड के बीच की काउंटिंग में एक मीडिया के ज़रिए पूरा नैरेटिव ये सेट कर दिया गया कि बंगाल में बीजेपी आ गई है। उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी थी उसने भी अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर दी और 3 बजे के बाद बूथ में पिटाई होनी शुरू हो गई। जो टीएमसी के बूथ एजेंट थे, पोलिंग एजेंट्स थे, और 4 बजे तक 50% काउंटिंग भी नहीं हुई थी। 4-5 बजे जो डेटा बताता है कि जहां पर 20 राउंड की काउंटिंग होनी थी वहां सिर्फ 7 राउंड की काउंटिंग थी, जहां पर 12 राउंड की काउंटिंग थी वहां 5 राउंड की काउंटिंग थी। यानी कि 5 बजे शाम तक तो जो एक्चुअल रिजल्ट आने का टाइम था, जिसपे लोवेस्ट मार्जिन की हम बात करते हैं कि लोवेस्ट मार्जिन की जो सीटें हैं 5,000, 10,000 के मार्जिन की, 4,000, 3,000 के मार्जिन की, उनमें हमें जो रिज़ल्ट आना होता है वो रिज़ल्ट आया रात के 11 बजे, 11:30 बजे, 1 बजे रात के। और उस टाइम पर वहाँ पर ना टीएमसी का कोई कार्यकर्ता मौजूद था, ना कैंडिडेट मौजूद था, बल्कि एक सेलिब्रेशन पूरा शुरू हो चुका था। तो जो लोवेस्ट मार्जिन में 100 सीटों का डिफरेंस है पिछली बार के मुकाबले जो में, और या इस बार में जो मैक्सिमम सीटें बीजेपी ने जीती हैं वो सीटें जीती हैं जिनमें एसआईआर सब अपनी जगह है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि एसआईआर का एक इम्पैक्ट है, लेकिन इस पूरे कैंपेन में टीएमसी ने एसआईआर के इम्पैक्ट को ओवरकम कर लिया था। लेकिन जो लोएस्ट मार्जिन की सीटों का रिजल्ट हमें बता रहा है कि जहां पर 119 सीटें पिछली बार टीएमसी के पास थी और 73 सीटें बीजेपी के पास थी लोएस्ट मार्जिन में, इस बार जो है वो 173 हो गई हैं। सीधे सीधे 100 का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है वो अपने आप में काउंटिंग के पूरे प्रोसेस पे सवाल उठाता है। तो अगर हम देखें, चाहे वो आसाम का रिज़ल्ट हो, साउथ में हमने काम नहीं किया है तो इसलिए साउथ के बारे में बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आसाम के रिज़ल्ट को अगर हम देखें तो उसमें समझ में आता है कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से 5-6 साल वहाँ काम हुआ
और डिलिमिटेशन के ज़रिए मुसलमानों को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया। आप लाख यहाँ पर कहते रहें कि मुसलमानों की 30% से ज़्यादा की पॉपुलेशन आसाम में है, लेकिन उसको मीनिंगलेस कर दिया गया। आप ये लाख कहते रहें कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो 28% के आसपास जो है वो वोटिंग में 27 से 28, जैसे तो हम 32 के आसपास मानते हैं, उधर 35 मानते हैं आसाम में, वो बंगाल में है, लेकिन उसको SIR के ज़रिए मीनिंगलेस कर दिया गया। तो ये एक पॉलिसी परसिक्यूशन के ज़रिए या पॉलिसी के ज़रिए बेईमानी की गई। और उस दिन काउंटिंग में बंगाल में काउंटिंग मैनिपुलेशन के ज़रिए बेईमानी की गई। तो दोनों लेवल की बेईमानियाँ, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज, जिसको बूथ की लूट कहा जाता है। तो ये बंगाल में से शुरुआत नहीं है, बल्कि अगर हम देखें कि बिहार में कई सारे लोग जो बहुत सारे इलेक्शंस को कवर करते हैं, वो ग्राउंड पे जाके समझ आ जाता है कि किसकी कितनी वेव है। और ये भी समझ में आता है कि सन्नाटा है तो नेक टू नेक इलेक्शन है। लेकिन जब बिहार में सब लोग बात कर रहे हैं तो ये समझ आ रहा था कि इलेक्शन में बिहार में NDA को एज है और लालू की पार्टी को कांग्रेस पीछे है। लेकिन जब नतीजा आया तो नतीजा बता रहा है कि वेव है। बंगाल में सब आदमी ये कह रहे थे, 95% बंगाली ज़बान के जो न्यूज़पेपर या न्यूज़ मैगजीन्स थे वो अपनी एग्जिट पोल में TMC को जिता रहे थे। हालांकि कुछ अखबार ऐसे भी थे कि जो बंगाली में तो TMC को जिता रहे थे और अंग्रेज़ी और हिंदी जो उनके एडिशंस थे उसमें वो BJP को जिता रहे थे, वो उनकी मजबूरी थी। लेकिन जब रिजल्ट आ रहा है तो वो रिजल्ट नेक टू नेक को वेव में कन्वर्ट कर दे रहा है कि बिल्कुल वेव थी। तो वो वेव वाले इलेक्शंस कहीं नहीं थे। SIR के बावजूद भी जो नतीजे हमको नज़र आते हैं बंगाल में, वो नतीजे जो लोएस्ट मार्जिन की सीट्स हैं उन पे छेड़छाड़ के नतीजे में नज़र आते हैं। और उसका पूरा प्रूव है कि कभी आज तक इतनी स्लो वोटिंग हमने नहीं देखी है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस हमारी तरफ से था। बहुत शुक्रिया।